हाँ, देखिए सभी को मेरा नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने संसाधनों के प्रकार पढ़े थे। संसाधनों के प्रकार में हमने देखा था कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की जो परिभाषा है वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, और प्रकृति में उपलब्ध वे सभी संसाधन जिनके निर्माण में मानव की भूमिका रही है वे सभी मानवीय संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज हम संसाधनों के वर्गीकरण की बात करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण। अब इनका वर्गीकरण क्या होता है? अब वर्गीकरण हम कुछ आधारों पर देखते हैं जिनका कुछ आधार होता है। भाई जैसे मान लो संसाधन की हम बात करें तो उपयोगिता के आधार पर अगर हम पहले बात करें, भाई कौन कौन से संसाधनों को हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर अगर देखा जाए तो हमें पता लगता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सारणी बड़ी बनेगी तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मैं। संसाधनों का वर्गीकरण। हाँ, देखिए उपयोगिता के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 उपयोगिता के आधार। देखिए हम उपयोग कैसे करते हैं। देखिए कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो उपयोग कितना भी करो वो समाप्ति नहीं होते, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो बार बार हम उपयोग करते रहते हैं, एक चक्रीय रूप में धारण करते हैं कि इधर से उपयोग किया दोबारा फिर तुरंत उपयोग कर लो उस चीज़ को। तो एक ये चीज़ हम उपयोग के आधार पर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं उपयोगिता के आधार पर। जैसे नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन। देखिए इनका दूसरा नाम भी है नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय। नव्यकरणीय बात एक ही है, ये अनव्यकरणीय। और ये है हमारा चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन। देखिए नवीकरणीय संसाधन में कौन कौन से संसाधन आएंगे? जैसे जिनका नवीकरण किया जा सकता है, जैसे मान लो जल विद्युत की बात करते हैं। जल विद्युत, उदाहरण जल विद्युत।
भाई जिस जल से हम विद्युत बना चुके, क्या दोबारा उस जल से विद्युत नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है। तो बनाई जा सकती है तो निश्चित रूप से जल विद्युत हमारा क्या है? जल हमारा कैसा संसाधन है? नव्यकरणीय संसाधन है। इस जल से हम दोबारा से जल विद्युत बना सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है? भाई मान लो हवा चल रही है, ये हवा यहाँ हमने टरबाइन लगाया, यहाँ हमने पवन ऊर्जा बनाई, लेकिन जब ये हवा पीछे गई आगे तो क्या हम दूसरा टरबाइन लगा के उससे भी पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो एक हवा से हम बार बार पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जल विद्युत के साथ ही पवन ऊर्जा भी हमारा नव्यकरणीय संसाधन है। उसके बाद हम बात करते हैं अनव्यकरणीय संसाधनों की। अनव्यकरणीय संसाधन वे हैं जिसमें उस पदार्थ का नवीकरण नहीं किया जा सकता, उस पदार्थ का नवीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला है, कोयला, क्या कोयला एक बार जलाने के बाद दोबारा उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? जब ट्रेन में हमने ऊर्जा डाला, कोयला डाला, तो क्या हम आगे चलेंगे तो वो कोयला खत्म होगा? जितनी दूर उससे ट्रेन चलनी थी उतनी दूर चल गई, लेकिन दोबारा कोयला डालना पड़ता है। तो क्या हम उसी कोयला को दोबारा डाल सकते हैं क्या? नहीं, उसकी तो राख बन गई। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि एक ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम दोबारा से नहीं कर सकते, नवीकरण नहीं कर सकते, नव्यकरणीय नहीं होता वो संसाधन, वह कोयला जैसे। दूसरा पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम का हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। एक बार बाइक में, गाड़ी में जो पेट्रोल खर्च हो गया उसका हम दोबारा से नवीकरण नहीं कर सकते। एक बार खर्च हो गया, जो खर्च हो गया, तो ये भी हमारा अनव्यकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधन दोनों आपके समझ में आ गए होंगे। वे संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और जिनका उपयोग हम दोबारा से कर सकते हैं, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल विद्युत और पवन ऊर्जा। और भी अन्य उदाहरण। अनव्यकरणीय संसाधन की अगर हम बात करें तो अनव्यकरणीय संसाधनों में हम यानी कि वे संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वे क्या कहलाते हैं? अनव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब अगर हम देखें तो चक्रीय संसाधन, ये चक्रीय संसाधन कौन से हैं? जो एक चक्र के रूप में हमको मिलते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में हमको मिलते हैं। भाई उपयोग तो हम करते हैं इनका, लेकिन एक चक्रीय संसाधन है। भाई जैसे मान लो हम जल की बात करें, जल हमारे लिए चक्रीय संसाधन है। इस जल का उपयोग वाष्प, आर्द्रता के लिए, आर्द्रता भी मानव के लिए आवश्यक है। भाई आर्द्रता अगर वायुमंडल में नहीं रहेगी, चाहे भली बरसात मत हो, लेकिन आर्द्रता से ही हमारी वनस्पति हरी रहती है। हमारी वनस्पति को हर वक्त पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन वायुमंडल में अगर आर्द्रता है तो निश्चित रूप से मानव जीवन संभव है। और आर्द्रता अगर समाप्त हो गई, ये वाष्प समाप्त हो गई वायुमंडल से, तो मानव जीवन खतरे में है। मानव ही नहीं रह पाएगा। क्या इतना सूर्य का ताप मानव का झेलना पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि आर्द्रता उस तापमान को कम कर देती है। जब वायुमंडल में आर्द्रता होती है तो निश्चित रूप से तापमान कम हो जाता है। वाष्प बनती है, वाष्प बन के फिर बरसात होती है, वर्षा। तो निश्चित रूप से एक चक्र बना, जल से वाष्प, वाष्प से बादल बने, बादल यानी कि फिर बरसात हुई, और बरसात होकर फिर वो जल बना। तो बात यही आ रही है कि एक चक्रीय संसाधन के रूप में जिस चीज़ का हम उपयोग करते हैं वह चक्रीय संसाधन कहलाता है। और भी बहुत सारे
ऐसे संसाधन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम चट्टानों की बात करते हैं, ग्रेनाइट चट्टान, उसके बाद में अगर हम बात करें तो अवसादी चट्टान, अवसादी के बाद में वो बनती है कायांतर चट्टान। तो हम एक सर्किल चलता है, एक सर्किल के द्वारा हम इन चट्टानों को प्राप्त करते हैं और उनके द्वारा जो खनिज पदार्थ बनते हैं उन खनिज पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। जैसे कोयला है, फर्स्ट स्टेज में यह एक ग्रेनाइट चट्टान के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में यह ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट के बाद ये हीरा बनता है। तो अपने आप में कोयला भी एक चक्रीय संसाधन है जिसका हम एक नए नए चक्रों के रूप में प्रयोग करते हैं। हाँ, इतना फ़र्क जरूर है कि यहाँ पर दोबारा से हीरा कोयला नहीं बन सकता, ये ज़मीन के अंदर की प्रक्रिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लिंक बनता है एक चट्टान का दूसरी चट्टान से। तो सही उदाहरण आपको यही रहेगा कि जल हमारे लिए क्या है, एक चक्रीय संसाधन है। दूसरी अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं वो बात करते हैं। यहाँ पर दो संसाधन होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन का मतलब यानी कि जीवित संसाधन, वे संसाधन जिन संसाधनों में जीव होता है, सांस होती है, ग्रोथ होती है, जो संसाधन वृद्धि करते हैं वे संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। और जो संसाधन जिनमें जीव नहीं होता, जिनमें सांस नहीं होती, जो वृद्धि नहीं करते, वे संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण के द्वारा ही आप लोग समझ पाओगे कि जैसे मान लो जैविक संसाधन की बात करें तो जैविक संसाधन में हम देखते हैं एक मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति, ये क्या है, जैविक संसाधन है, इनमें जीव होता है। तो ये सभी संसाधन बने, भाई मानव के काम आता है तो मानव भी एक संसाधन हुआ। भाई मैं भी तो किसी के काम आता हूँ, या मेरे भी तो कोई दूसरा इंसान काम आ रहा है, तो निश्चित रूप से मानव भी आपस में मानव के लिए क्या है, संसाधन है। पशु काम आते हैं, पशु भी हमारे लिए संसाधन है, पक्षी भी हमारे लिए संसाधन है, वनस्पति हमारे लिए संसाधन है। तो और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक संसाधन के रूप में काम आती हैं। तो यहाँ पर जैविक संसाधनों की बात की जाए तो जैविक संसाधनों में इन संसाधनों की बात करेंगे हम। उसके बाद हम अजैविक संसाधनों की बात करें, जैसे खनिज, अजैविक संसाधन है। कैसा संसाधन है, अजैविक संसाधन है खनिज। जल, वायु, मिट्टी, कृषि। कहने का मतलब ये है कि जिस कार्य में अजैविकता होती है, सांस नहीं होती, वह हमारे लिए सभी संसाधन कैसे हैं, अजैविक संसाधन हैं। तो पहले हम उपयोगिता की बात करी, फिर उत्पत्ति के आधार पर बात करी, और हम तीसरी बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के, हाँ देखिए ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है यहाँ से, तो हम एक अलग चार्ट में ही बात करेंगे। एक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिससे आप लोग
अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें समझ के इसको, क्योंकि फिर तीसरा जो पार्ट है हमारा वो उद्देश्य के आधार पर है, और उद्देश्य के आधार पर दूसरी सारणी बनेगी, क्योंकि उद्देश्य के आधार में भी फिर कई पार्ट्स बनेंगे नीचे। हाँ, तो देखिए उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी हमारे 3 पार्ट बनते हैं, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो देखिए। उद्देश्य के आधार पर यहाँ पर हमारा बनता है, एक पार्ट बनता है ऊर्जा संसाधन। यानी कि ऊर्जा संसाधन, हमें ऊर्जा के रूप में ऐसे कौन कौन से संसाधन प्राप्त होते हैं। अगला मिलता है हमें कच्चा माल, और तीसरा हमारा पार्ट है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, देखिए इसको एक लिंक के रूप में समझिए। हमारे पास ऊर्जा के संसाधन होते हैं, तो ऊर्जा के संसाधन, फिर कच्चा माल प्राप्त होगा हमको। इन कच्चा माल और ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल हमको प्राप्त होगा, तो कच्चा माल और ऊर्जा संसाधन मिलके, देखिए कच्चा, हाँ कच्चा माल, तब हमें एक खाद्य पदार्थ प्राप्त होगा। जब ये दोनों संसाधन मिलेंगे, एक तो ऊर्जा संसाधन और एक कच्चा माल मिलेगा, तभी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होगा। तो उद्देश्य के आधार पर हमारे 3 पार्ट हैं, इनसे भी हमें उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, कच्चे माल से भी हमें उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, और खाद्य पदार्थ से भी हमें उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं। तो ऊर्जा संसाधनों में देखिए ये भी एक 3 पार्ट बनते हैं इसके, ऊर्जा संसाधनों के। वही बात है समाप्य, असमाप्य, यानी कि समाप्त वे संसाधन, ऐसे ऊर्जा संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं, और ऐसे ऊर्जा संसाधन जो समाप्त नहीं हो सकते, और चक्रीय, जैसा कि हम लोगों ने अपना उपयोगिता के आधार पर देखा था, वही ऊर्जा में भी उपयोगिता के आधार पर भाई समाप्त होने वाले कौन कौन से हैं? जल, विद्युत, पवन ऊर्जा, कोयला। पवन ऊर्जा तो असमाप्य है। कोयला ज़मीन से निकालते जा रहे हैं, खर्च होता जा रहा है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इसे लुटेरी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। खनिज संसाधन जो होते हैं, मैं जितने भी खनिज हम ज़मीन के अंदर से प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से भंडार कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा कहना है विचारकों का कि यदि हम लोगों ने ज़्यादा खनिज संसाधनों का उपयोग किया और ऐसे ही हम अगर खनिजों को निकालते रहे, तो अगली पीढ़ियों के लिए खनिज संसाधन बचेंगे ही नहीं। इसका मतलब हम लोग संसाधनों का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं खनिजों का। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कोयला संसाधन हमारा एक समाप्त संसाधन है जो समाप्त हो सकता है। ऐसे ही इसमें पेट्रोलियम भी एक अपना समाप्य संसाधन है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर पवन ऊर्जा की बात होगी, पवन ऊर्जा, और अगला जल विद्युत, ये सौर ऊर्जा, ये हमारे क्या हैं? असमाप्य संसाधन हैं। चक्रीय में वही हमारा जल, जैसे हम एक चक्रीय संसाधन के रूप में जानते हैं। अब कच्चे माल के रूप में अगर हम देखें तो कच्चे माल के रूप में हमें 3 तरीकों से प्राप्त होता है। खनिजों से, फसलों से,
और खनिजों से, फसलों से और पशुओं से। कच्चा माल, कोई भी उद्योग खोलते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम कच्चे माल की अगर हम बात करें तो कच्चा माल हमें 3 रूपों से प्राप्त होता है या 3 आधारों पर प्राप्त होता है खनिजों से। भाई कोई भी मान लो हम लोहा प्राप्त करेंगे, लोहा इसको उद्योग हमने लगाया तो लोहा हमारा क्या है, कच्चा माल है, तो खनिज तो है ये। लोहे के बाद तांबा है, कोयला है, जो भी हम ज़मीन के अंदर से कच्चा माल प्राप्त करेंगे वो खनिज के रूप में हमें प्राप्त होगा। मान लो हम लोगों ने सूती वस्त्र उद्योग लगाया तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, कपास, और कपास हमें कहाँ से प्राप्त हुई, फसलों से। तो निश्चित रूप से कपास कैसी है, फसलों से प्राप्त होने वाला कच्चा माल है। चूना पत्थर है, सीमेंट उद्योग लगाया हमने और चूना पत्थर प्राप्त हुआ हमें, तो चूना पत्थर कहाँ से मिलेगा हमको, फसलों से या खनिजों से, खनिजों से। तो निश्चित रूप से चूना पत्थर क्या है, खनिज संसाधन है। अगली अगर हम बात करें कोई भी और, जैसे रेशम उद्योग, अगला कोई भी और, जैसे मान लो हम कहें कोई भी डेयरी उद्योग खोलें हम, तो हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होगा, दूध, पशुओं से। तो यहाँ पर दूध क्या है हमारे लिए, पशुओं से प्राप्त कच्चा माल। या पनीर उद्योग, जो भी हम कोई उद्योग खोलेंगे उसके लिए कच्चा माल दूध रहेगा। मक्खन, पनीर, मक्खन, तो ये एक अपने आप में कच्चे माल के आधार पर हमको 3 रूपों में कच्चा माल प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके बाद अगर हम बात करें तो खाद्य पदार्थ, हाँ कच्चा माल हुआ। अगला है हमारा खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ भी हमें 2 रूप में प्राप्त होते हैं, एक तो कृषिगत, नंबर 1 कृषिगत, और नंबर 2 प्राकृतिक। प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, उनसे हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे आम, सेब, अंगूर, बड़े बड़े अपने संसाधन हैं। देखिए यहाँ से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रकृति से और कृषि से, कृषि देखिए ये अपना एक बनता है। तो कृषि से प्राप्त खाद्य पदार्थ और प्रकृति से प्राप्त खाद्य पदार्थ। बस आज हम इतनी ही बात करते हैं इन संसाधनों की। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों के ये एक चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को आप लोग बना लेना अच्छे से और समझना। 1-2 बार वीडियो और अच्छे से देखना, जिससे ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सभी को धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।